नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, लेकिन रुक कर लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत दौरे पर हैं और वो भारत रूस के बीच शिखर वार्ता में शामिल होने आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच 6 सेक्टर्स में समझौते की संभावना है। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा। 200 करोड़ की 59 परियोजनाओं की सौगात वो देंगे। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर केंद्र सरकार पूरा करेगी किसानों की मांग, जल्द खत्म होगा किसान आंदोलन, 1 साल से जारी है आंदोलन। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 साल से पदस्थ अधिकारी हटाने के निर्देश दिए हैं। गृह और राजस्व विभाग को कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के लिए निर्देश भी दिए हैं। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर हैं। पुतिन सोमवार सुबह भारत पहुंचेंगे और देर शाम मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि नई दिल्ली में उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश में कई समझौते हो सकते हैं। पुतिन की इस यात्रा पर अमेरिका की भी पैनी नजर होगी। भारत और रूस के बीच पहली बार 2+2 बातचीत होगी और ये काफी अहम है। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की 1 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों यानी ट्रेड, एनर्जी, कल्चर, डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीब 10 समझौते कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर पर दुनिया की नजरें ज्यादा होंगी और दोनों समझौतों से अमेरिका पहले भी कुछ परेशान है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरा है अमेठी में AK-203 राइफल का प्रोडक्शन। यहां 7.5 लाख AK-203 राइफल बनाई जा रही है और दुनिया में पहली बार यह राइफल रूस से बाहर बनाई जानी है। तो आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुतिन आज भारत यात्रा पर हैं, भारत के दौरे पर हैं और कई समझौतों पर बातचीत यहाँ पर हो सकती है, लेकिन अमेरिका की भी पैनी नजर है, कैसे देखे इसे? देखिए, इस बैठक ये जो है ना, रूस और भारत के बीच ये शिखर बैठक है और शिखर बैठक में समझिए कि पिछले साल ये शिखर बैठक कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, तो ये बैठक काफी अहम है भारत और रूस के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए बैठक है। खासकर भारत के लिए इस महीने में ये महत्वपूर्ण है कि चूंकि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान को लेकर जो खेल शुरू हुआ है, इसके बाद जो है प्रशांत हिंद महासागर को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, उसमें भारत और रूस का यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि रूस जो है भारत का समझिए कि सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय दोस्त है और ये बैठक जो होगी भारत और समझिए कि रूस के बीच, ये 5:30 बजे पुतिन और मोदी के बीच ये बैठक निर्धारित की गई है। वैसे जो है रूस के जो है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत में पिछली रात ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसकी तैयारी काफी की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो रूस से जो भारत को जो है S-400 मिसाइल मिलने थे, हो सकता है इस बैठक में चूंकि 1-to-1 बातें होनी है तो प्रधानमंत्री साफ कहेंगे कि इसको जल्दी से मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही समझिए कि S-500 मिसाइल की भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा डिफेंस से जुड़े हुए तमाम मसलों पर बातचीत होनी है, कई राइफल्स की बातचीत है, कई तोप की बातचीत है, तो इस मसले पर बातचीत होगी और ये बातचीत जो है कितना सकारात्मक होता है और ये बातचीत जो है कितना समझिए कि चीन और खासकर पाकिस्तान को कितना समझिए कि पीड़ा दे रहा है, ये समझने की बात होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो बैठक होगी, इस बैठक में केवल डिफेंस का ही मसला नहीं है, इस बैठक में सामरिक क्षेत्र से अलावा जो है सांस्कृतिक मसलों पर भी चर्चा होनी है। इसके बाद दोनों देशों के भी जो सांस्कृतिक कल्चरल मामला है, इसके बाद जो है आर्थिक मामलों पर भी चर्चा होगी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जो है समझिए कि डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए और तमाम तरह की जो खुफिया जो चीजें होती है उस पर भी इस पर चर्चा होगी। और ये चर्चा जो है समझिए कि भारत और रूस के पूरी संबंधों को और मजबूत करने के लिए बताई जा रही है। इस पर समझिए कि दुनिया भर के
जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनकी भी नजर लगी हुई है, राजनयिकों की नजर लगी हुई है, और खासकर चीन की नजर जो है इस पर काफी है। अमेरिका समझिए कि अमेरिका को लग रहा है कि भारत और रूस का यह बैठक जो है उनके बिलगाव का कारण हो सकता है। हालांकि भारत ऐसी स्थिति में नहीं है, भारत सबसे संबंध बनाकर चलता है, क्योंकि व्यापार से जुड़ा हुआ मसला जहां होता है भारत आज तक किसी देश से संबंध अपना खराब नहीं किया है। लेकिन रूस के साथ भारत के सबसे प्राचीन संबंध है, और प्राचीन के साथ ही रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, उसके समझिए सबसे विश्वसनीय दोस्त माना जाता है। बीच में कई साल ऐसे हुए जबकि रूस और भारत के बीच में थोड़ी सी तलखी भी आई, लेकिन बाद के दिनों में उसको पाट दिया गया। तो भारत और रूस के बीच की यह बैठक जो है, पुतिन और मोदी जब बैठक में शामिल होंगे, जब कई मसलों पर चर्चा होगी, तो जाहिर सी बात है दुनिया के देशों के लिए यह बेहतर माना जाता है, प्रशांत क्षेत्र और समझिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के लिए भी यह बेहतर माना जा रहा है। और इस बैठक में आगे क्या क्या निर्णय होता है ये देखने की बात होगी। अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि डिफेंस, व्यापार, आर्थिक और टेक्नोलॉजी के मामले में समझिए कि बहुत सारी बातें इसमें होने हैं, समझौते होने हैं। जो पुराने समझौते हुए थे उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की इस पर बातचीत होगी। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जिले के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम दोपहर 12 बजे सगरी पहुंचेंगे, जहां पर 76.14 करोड़ की लागत की 32 परियोजनाओं का शिलान्यास कर जनता को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के 20 लाभार्थियों के प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। सगरी के बाद लालगंज में भी 122 करोड़ की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास कर लाभार्थियों के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके लिए दोनों संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ और लालगंज में कुल मिलाकर लगभग 200 करोड़ की 59 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सपा के गढ़ में गिने जाने वाले इस जिले में आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी उम्मीदें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भले ही इस जिले में 10 सीटों में से भाजपा को एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा था, पर इस पर भाजपा विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के साथ ही जिले की तरह से विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही है। इसका मकसद साफ है कि इन परियोजनाओं के बहाने जिले के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में लगी है। तो आपको बता दें, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और उसको लेकर सभी अपनी अपनी सेंधमारी में यहां पर लगे हुए हैं। भाजपा जिस तरीके से विकास कार्यों की यहां पर बात कर रही है, और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, सेंधमारी की अगर बात करें तो बीजेपी जिलेवार विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही है। मतलब साफ है कि वोट बैंक की अगर बात करें तो वोट लेने के लिए वो जिले पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही हैं। कैसे देखें इसे? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, ये आजमगढ़ देखा जाए तो अखिलेश यादव का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है और अखिलेश यहाँ से सांसद है। अब ऐसे में बीजेपी वहां पर काफी कमजोर है, तो उन सीटों पर भी अब उन विधानसभाओं पर भी पूरी तरीके से फोकस कर रही है कि वहां पर हम अपनी सीटें निकाल लें। इसी बहाने उन्होंने देखिए 200 करोड़ की से लेकर 69 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है, सरकार ये चाहती है कि कहीं जो जहां जिन सीटों पर हम सपा का कब्जा है या गढ़ है, जहां पर हम कमजोर है, वहां पर हम कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करें और वहां पर उस 2022 को फतेह करने का काम भी करें। तो ऐसे में देखिए जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री ने लिया है, तो मुख्यमंत्री अब उनके गढ़ में पहुंचेंगे आज आजमगढ़ अखिलेश के, वहां पर गरजेंगे भी। ऐसा नहीं कि उनके 2 विधानसभाओं पे वो फोकस करेंगे, बल्कि आजमगढ़ मंडल पर वो फोकस कर रहे हैं और आजमगढ़ मंडल में वहां के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। वहां के बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहेंगे, प्रभारी रहेंगे, सह प्रभारी रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2022 का निशाना है। सरकार चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके और जितनी परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि सरकार तेजी से वहां भी काम कर रही जहां पर उनके विधायक नहीं है। तो उन जिलों को और उन विधानसभा क्षेत्रों को भी मुख्यमंत्री ने टारगेट किया है और उन सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम योजना है उसे लाभान्वित करने के लिए आज देखिए आजमगढ़ पहुंचेंगे। और अब ये देखना होगा कि आजमगढ़ में कौन कौन सी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। उसके बाद अखिलेश यादव का क्या
रिएक्शन आता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र अखिलेश यादव का है। तो अब तमाम केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजना, इन दोनों योजनाओं का आज वहां पर बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। तकरीबन वो 12 बजे विकास कार्य योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद जनप्रतिनिधियों से बैठक भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे, वहां पर जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम चीजें लगी हैं और पूरा फोकस 2022 का भी है कि जनप्रतिनिधियों से मिलना है, किनको किन आधार पर वहां पर टिकट वितरण करना है, इस पर भी फोकस आज रहेगा। बिल्कुल अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक साल से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन जल्द ही खत्म हो सकता है। इसके लिए मृतक किसान परिजनों को मुआवजे को छोड़कर बाकी बाधा करीब करीब दूर हो गई है। इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को मिलने के बाद पर्दे के पीछे किसान संगठनों और सरकार के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। इस पर सोमवार को सार्वजनिक तौर पर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पर्दे के पीछे हुई वार्ता में सरकार और किसान संगठन के बीच कई मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति बनी। मसलन लखीमपुर मामले में गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे की मांग पर ज्यादा जोर न देने का भरोसा दिया गया। एमएसपी को लेकर गठित होने वाली कमेटी के भेजने और दर्ज केस वापस लेने पर भी सहमति बनी। आंदोलन खत्म करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा 700 से ज्यादा मृतक किसानों के परिजनों का मुआवजा है और सूत्रों का कहना है कि सरकार इसके लिए राजी है, लेकिन मुआवजा देने के फॉर्मूले पर फिलहाल मंथन जारी है। तो किसान आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है, जहां पर केंद्र सरकार किसानों की मांग को पूरा कर रही है। मृतक किसान परिजनों के मुआवजे को देने की मांग अधूरी है, जिस पर अभी भी बात होनी बाकी है। एक साल से किसान आंदोलन जारी है, लेकिन अब खत्म हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन जो पिछले एक साल से चल रहा था, करीब करीब सारी मांगे जो हैं वो पूरी कर ली गई है, लेकिन फिर भी मुआवजे को लेकर अभी भी बाधा है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी आशंका जताई जा रही है कि किसान आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है। बिल्कुल जो है किसान आंदोलन लगता है कि 2-4 दिनों में जो है ये आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा। और उसके पीछे का मूल कारण क्या है? बीजेपी की अपनी परेशानी है। बीजेपी को सबसे बड़ी चिंता पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर है, और वहीं के किसान ज्यादा समझिए कि ये आंदोलनरत हैं। तो बीजेपी जब से समझिए कि अमित शाह के हाथ में ये कमान दी गई है, तो ये माना जा रहा है और कई तरह की खबरें भी आ रही है कि किसान नेताओं और अमित शाह के बीच जो है अप्रत्यक्ष रूप से कई बातचीत हुई है, संवाद एक दूसरे के पास भेजा गया है और उस पर सहमति भी बनी है। उसमें एक ही चीज है जो एमएसपी की मांग है। एमएसपी की मांग को लेकर कमेटी जो गठित की गई है, उस समय समझिए कि जल्द उस पर जो है निर्णय हो सकता है और इसको लेकर भी किसान संतुष्ट हैं। और सबसे बड़ी चीज एक चीज है जो समझिए कि मृतक किसानों को जो है मुआवजा देने की बात है, वहीं पर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। और लगता है कि ये जो है पहले केंद्र सरकार ये इस बात को मानकर चल रही थी कि राज्यों के हवाले इस मामले को कर दिया जाए। हालांकि पंजाब सरकार ने पहले ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान कर चुका है। यही एक पेच है और लगता है कि इस पेच को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इस पूरे खेल में जो है अमित शाह खुद उसमें शामिल हो गए हैं और चूंकि चुनाव सामने में है, तो बीजेपी की भी समझ ये है कि इस मसले को जल्द खत्म किया जाए। और उधर जो है कई बॉर्डर पर समझिए किसान लोग भी अब घर वापसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और ऐसे में समझिए कि एक बात तो साफ हो गया है कि आने वाले 2-4 दिनों में समझिए कि इस पर विराम लग सकता है, किसान आंदोलन खत्म हो सकता है, किसान वापस जा सकते हैं। क्योंकि जो 4 मांगे, खासकर 4 मांगे थी, समझिए कि किसानों पर दर्ज मुकदमे, उसमें कोई परेशानी है नहीं, मुकदमे वो सब निरस्त कर दिए जाएंगे। एमएसपी को लेकर भी लगभग बातें तय हो गई है, कमेटी को उसको तय करना है। और लखीमपुर खीरी वाले कांड में जो अजय टेनी की बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी, उस पर भी समझिए कि एक सहमति शायद ये बनी है कि उसमें इस मसले को न उठाया जाए, बाकी सारे मसलों को सरकार पूरा कर देगी। तो कुल मिलाकर किसानों के पास में सब चीज मिल जाएगा और किसान जो है आंदोलन को खत्म करके वापस जा सकते हैं। किसानों की भी अपनी परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये कुल कहानी जो है सामने आ रही है और किसान आंदोलन लगता है जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये
चलिए अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है। चलिए बढ़ेंगे अंतिम बड़ी खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद अब निर्वाचन क्षेत्र में 3 साल से पदस्थ अधिकारी हटाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह और राजस्व विभाग को कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग कुछ पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण भी कर चुका है और उसके साथ ही वोटर लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी। आयोग ने जन पंचायतों में परिसीमन हुआ था, उसके पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों से कहा था। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि राज्य शासन ने उनके अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा है और सीधे चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, डीएसपी, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पंचायत सचिव इसमें शामिल हैं। तो एमपी में 3 साल से ज्यादा पदस्थ अधिकारी अब हटाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 साल से पदस्थ अधिकारी हटाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं। गृह और राजस्व विभाग को कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के लिए भी निर्देश यहाँ पर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर कई तरीके की चीजें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं और इसके साथ ही अब ये भी बताया जा रहा है कि जो 3 साल से ज्यादा पदस्थ जो अधिकारी हैं उन्हें अब हटाया जा रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने जो है पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं, जिसको लेके चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जो अधिकारी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई सालों से जमे हुए हैं, करीब 3 साल से ज़्यादा जो जमे हुए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के सुरक्षा कर्मचारी हैं, उनके जो ट्रांसफ़र हैं वो किए जाएंगे। क्योंकि इसके पहले की बात की जाए तो कुछ दिन पहले भी चुनाव आयोग ने जब जो लिस्ट है, जब वोटिंग लिस्ट जब तैयार कर रही थी, उसी के दौरान एक आदेश जारी किया गया था जिसमें सभी कलेक्टरों को आदेश दिए गए थे कि ऐसे अधिकारी को चिन्हित किया जाए जो 3 सालों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। जिसके बाद कई ऐसे जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, बात की जाए एसडीएम की बात की जाए, नायब तहसीलदार की बात की जाए, एसडीएम की बात की जाए, टीआई की बात की जाए, एसआई की बात की जाए, तो कई ऐसे जो अधिकारी हैं उनके जो ट्रांसफर हैं वो कर दिए गए थे दूसरे जिले। मगर एक बार फिर चुनाव आयोग ने कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं, प्रदेश सरकार को सख्त एक लिखित में एक आदेश जारी किए हैं कि जितने भी मध्य प्रदेश में जो ऐसे अधिकारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं जो 3 साल से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, उनके ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो उनके जो ट्रांसफर हैं वो किए जाएं। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 3 चरणों में जो चुनाव हैं वो होना है। और पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण में 2 जिलों को रखा गया है। उसके बाद बात की जाए दूसरे चरण की तो दूसरे चरण में अंशुल करीब 8 जिलों को रखा गया। उसके बाद बात की जाए तीसरे चरण की तो तीसरे चरण में 36 जिले को रखा गया। तो जिसके चलते बात की जाए चुनाव आयोग की तो किसी प्रकार की चुनाव के दौरान परेशानी या बात की जाए सहायता की अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाए, जिसके चलते जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव को लेकर कई दिनों से संशय भी देखने को मिल रहा था, अब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अधिकारी और जो 3 साल से पदस्थ हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है और अब नया जिम्मा भी देने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस विषय में चुनाव आयोग अब क्या कर सकता है? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए चुनाव आयोग की तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है और बात की जाए चुनाव आयोग की तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पे जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि वो जमीनी स्तर पर जाएं और जो वोटर लिस्ट की बात कही जा रही थी तो वोटर लिस्ट तो अपडेट कर दी गई है और बात की जाए 6 दिसंबर की यानी आज के दिन वोटर लिस्ट का जो अंतिम प्रकाशन है वो भी जारी किया जाएगा। मगर बात की जाए
जाए, ग्रामीण इलाकों की बात की जाए और जहां चुनाव होना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग हर जिलों में चुनाव होना है, केवल 114 जो पंचायत है वो चिन्हित की गई है जहां पे चुनाव नहीं होना। तो चुनाव आयोग द्वारा अधिकारियों को भी भेजा गया है और कलेक्टरों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो आचार संहिता है वो लग गई, तो चुनाव आयोग की जो तैयारी है वो अब शुरू हो गई है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एमपी में 3 साल से पदस्थ अधिकारी अब हटेंगे। गृह और राज्य विभाग को कार्रवाई का प्रतिवेदन यहां पर दिया गया है। इसके साथ ही गृह विभाग कुछ पुलिस अधिकारियों को भी हटा सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। तो गृह और राज्य विभाग को कार्रवाई का प्रतिवेदन देने के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। इसके साथ ही गृह विभाग कुछ पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण भी कर चुका है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान यहां पर हो चुका है। एमपी में अब 3 साल से पदस्थ अधिकारी भी हटाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 साल से पदस्थ अधिकारी को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। गृह और राज्य विभाग को कार्रवाई का प्रतिवेदन देने के भी निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग कुछ पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण भी कर चुका है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 साल से पदस्थ अधिकारी हटाने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। इसके पीछे की भी कई वजह यहां पर जो है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो उसका ऐलान यहां पर हो चुका है और उनकी तारीखों का ऐलान भी यहां पर हो चुका है। 3 चरण में ये पंचायत चुनाव होने हैं और उसी को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ फैसले किए हैं, जिसमें 3 साल से पदस्थ अधिकारी को हटाने का निर्देश भी यहाँ पर दे दिए हैं। और राजस्व विभाग की अगर बात करें तो उन्होंने भी प्रतिवेदन देने के भी निर्देश दे दिए हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।